नमस्कार साथियों। आज हम क्लास शुरू करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य की जो परंपरा रही है इतिहास लिखने की, उस संदर्भ में बातचीत करेंगे। और दूसरा, हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके हमें आरंभिक स्रोत कहाँ से मिलते हैं। ठीक। और इसके अतिरिक्त हम ये देखने का भी प्रयास करेंगे कि हिंदी साहित्य की जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो परंपरा कहाँ से शुरू होती है, और उस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण आलोचक जो इतिहासकार हैं हिंदी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो किस पद्धति पर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं और उनका जो इतिहास है वो किस तरीके से एक प्रकार से स्थान पाता है उस पूरी परंपरा में। हम ये सारी बातचीत करेंगे। तो इस सारी बातचीत पर इस सब पे बातचीत करने से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ हैं उन पे बातचीत कर लेते हैं। जैसे बात यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास की जो परंपरा है, जो रूप है उसका, विशेषकर हम जब साहित्य की बात करते हैं, है ना, हिंदी साहित्य में इतिहास की जब हम बात करते हैं विशेषकर, तो हमें इतिहास तो गारसा दत्तासी से प्राप्त होता है। पहला जो एक प्रकार से कह सकते हैं इतिहास लिखने की जो पहला प्रयास है वो गारसा दत्तासी से प्राप्त होता है। ठीक है। उस पर हम बातचीत करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इतिहास हम कहते किसे हैं, है ना, इतिहास का अर्थ क्या है। ठीक है। तो इतिहास का अर्थ ये है, जैसा कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति से हम समझ पा रहे हैं, ये जो शब्द है इतिहास, ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। इति, ह और आस, ये तीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे मिलकर हमें शब्द इतिहास की व्युत्पत्ति दिखाई देती है, उसका निर्माण दिखाई देता है। ये तीन कौन कौन से शब्द हैं? जैसे इति मान ले, इति का अर्थ क्या हुआ? ऐसा। हा माने निश्चित ही, और आस माने था। तो क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा निश्चित ही था। क्या निश्चित था? ऐसा यानी जो अतीत में हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि घटित हो गया, सॉरी, इसको घटित कर लीजिएगा आप, घटित है ना, घटित कुछ चीज का, किसी चीज का घटना है ना। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति क्या हुआ? इति मतलब ऐसा, हा माने निश्चित ही, आस माने था, अर्थात इसका अर्थ हुआ ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ था। कहाँ ऐसा निश्चित था या घटित हुआ था? तो वो हमारे अतीत में घटित हुआ था। इसी आधार पर हमने इतिहास का अर्थ जो निकल के आया वो ये कि ऐसा निश्चित ही था अतीत में, उसी को हम इतिहास कह रहे हैं। ठीक है। इतिहास, ऐसा निश्चित था, निश्चित ही ऐसा हुआ था अतीत में, तो वही क्या है? हमारा इतिहास है। ठीक है। तो ये तो हमारा इतिहास शब्द का अर्थ हमें कि ये शब्द किस प्रकार से बना है और ये किस अर्थ को अभिव्यक्त करता है। तो जिस तरीके से हम हिस्ट्री, इतिहास जैसे हिस्ट्री कह रहे हैं, उसी का ये एक प्रकार से समानांतर रूप आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इतिहास। ठीक है। अब चलो, हमने इतिहास पे बात की है तो हम इन दोनों शब्दों पे भी बात कर लेते हैं, हिंदी पे ही बात कर लेते हैं, है ना। हिंदी के बारे में क्या है कि हिंदी के बारे में ये कहा गया कि ये जो शब्द है, जो हिंदी शब्द है, ये कहाँ से आया? तो माना ये जाता है कि जो हमारी सिंधु नदी है ना, ये एक नदी थी सिंधु, या सिंधु अब क्षेत्र भी है, एक भौगोलिक क्षेत्र है एक सिंधु, वर्तमान पाकिस्तान में शायद अब ये एग्जिस्ट करता है। तो जो सिंधु है ना, इसका संबंध, अब ये सिंधु तो संस्कृत से संबंधित है, संस्कृत का शब्द है। तो ये कहा गया कि ये जो हिंदी शब्द है ये इसी
सिंधु शब्द से संबंधित है। कैसे संबंधित है? क्योंकि ये जो सिंधु है ये नदी थी, है ना, और इसी के नदी के आसपास रहने वाले जो लोग थे उन्हीं को हम क्या कहते थे? जो लोग थे उनको ईरानियों ने क्या कहा? ईरानी जो लोग थे वो कहते थे कि ये हिंदू, सिंधु को वो हिंदू बोलते थे, सा का यानी हा बोलते थे। उन लोगों का ऐसा मानना था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु के आसपास की जो पूरी भूमि है, वो जो पूरा आसपास का क्षेत्र है, उसे ही, इस नदी के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसी को हम सिंधु कहने लगते हैं। ठीक है, और ये ईरान से होकर ही जो ईरानी भाषा है, इसे हम फारसी भी कहते हैं। ईरान और फारस मतलब, है ना, फारसी और ईरानी जो भी है, मतलब दोनों ही रूपों में हम एक ही बात है कि ईरानी जो फारसी है उसी से ये जो सिंधु शब्द है ये हिंदू हुआ, और हिंदू से फिर क्या हो गया? ये हिंद हो गया, और हिंद से हिंदी बन गया। ठीक है, ये एक परंपरा मानी जाती है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ईरानी लोग थे वो भारत में आ रहे थे, धीरे धीरे भारत से परिचित हो रहे थे, है ना, और वो जो सिंधु के आसपास ये जो नदी है इसके आसपास के लोगों को, इसके आसपास रहने वाले लोगों को वो हिंदू कहने लगे थे, है ना, हिंद कहने लगे थे। तो ये जो हिंद है, अब ये हिंद तो बन गया सिंध की वजह से, लेकिन इसमें ईक, है ना, एक नहीं ईक प्रत्यय है, ये भी जुड़ गया, और ये ईक प्रत्यय भी कहाँ का है? ईरानी प्रत्यय है। तो जब आप हिंद में ईक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हिंदीक, है ना, हिंदीक शब्द बन जाएगा, क्योंकि एक प्रत्यय जोड़ दीजिए आप। तो जब एक प्रत्यय इसमें जोड़ा गया हिंदी में, हिंद में, तो ये हिंदीक बन गया। ठीक है, और हिंदीक का अर्थ क्या हुआ? हिंदीक का अर्थ यही माना गया कि जो भी कुछ हिंद से या हिंद का, है ना, अब इसको से मान लीजिए या का मान लीजिए, दोनों में से कोई भी रूप देख सकते हैं इक का, ईक जो है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि या तो हिंद से या हिंद का। ठीक है, अब यही जो रूप है, यही जो शब्द है, आगे बढ़ता हुआ हिंदी के आसपास, यानी जो सिंधु नदी है इसके आसपास रहने वाले लोगों को सिंधु का या सिंधु से या उसी का, आप सिंधु को हिंदू कर लीजिए या हिंद कर लीजिए, सिंध से या सिंध का, उसी का हिंद से या हिंद का आप कर लेंगे। तो ये ईरान वाले लोग जो पूरा सिंध वाला क्षेत्र है उसको भी हिंद कह रहे हैं, और एक प्रत्यय जुड़ जाने से इसका अर्थ हो गया कि हिंद का या हिंद से। ठीक है, यही जो शब्द है हिंदीक, है ना, हिंद जो है, ये जब यूनानी भाषा में चला गया वहां क्या हो गया? ये तो यहां तो सा कहा हुआ, और वो यूनान में जाके इंड हो जाता है ना। तो ये जो इंद है वो यूनान में जाके हो जाता है, और वहीं से आप जब भी, इसीलिए कहा जाता है कि ईरानियों ने हिंदू शब्द का रूप दिया है, यानी हिंदू से हिंदुस्तान का रूप दिया है, तो इंडिया वाला जो रूप है ये कहाँ से हमें हासिल होता है? ये हमें पता चलता है यूनान से, यूनानियों के द्वारा इसको कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शब्द है, ये जो शब्द की परंपरा है, ये हमें फारस, ईरान से होती हुई प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो हिंदी शब्द है इसका पहला प्रयोग काफ़ी ज़्यादा लिख दिया, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो ये जो हिंदी शब्द है इसका पहला, सबसे जो प्राचीनतम प्रयोग हमें मिलता है वो हमें एक रचना है जो 1424 के आसपास लिखी गई, और उसका नाम था जफरनामा। ठीक है, जफरनामा। ठीक है,
ये सफरुद्दीन यज़दी की रचना है। तो ये जो सफरुद्दीन यज़दी हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी जफरनामा। और कब लिखी गई थी? 1424 ईस्वी के आसपास लिखी गई है, यानी मुगलों के आने से पहले का ही दौर है। उस समय में 1424 ईस्वी के आसपास ये पुस्तक लिखी गई जफरनामा, और उसमें पहला प्रयोग हिंदी शब्द का, प्राचीनतम प्रयोग आपको यही मिलता है। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि ये जो हिंदी शब्द है, अब विदेशी विद्वान हुए या भाषाविद जो भी हैं, वो हिंदी शब्द का प्रयोग हमें यही बताते हैं या हम यही सुनते हैं कि हिंदी को ईरानियों की देन है। ईरानियों ने हिंदू शब्द को सिंध का हिंद किया और हिंद से हिंदीक बना और हिंदीक से हिंदी हो गया। यानी यहाँ के बोले जो भाषा के रूप में यहाँ के जो लोग हैं, भाषा के लिए जो प्राचीनतम शब्द है वो हिंदी का जफरनामा में हमें मिल जाता है ना। सफरुद्दीन यज़दी जो हैं वो उसका प्रयोग कर देते हैं। लेकिन मैं जो मुख्य बात ये है कि ये तो बात सभी विद्वान अक्सर कहते हैं, लेकिन एक ऐसे विद्वान है हिंदी के जो इस संदर्भ में अपने मत कुछ अलग प्रकट करते हैं। वो इस बात से सहमत नहीं है कि हिंदी जो है वो ईरानियों की देन है ना। वो कोई निष्कर्ष पूरी तरीके से नहीं देते, लेकिन वो सवाल जरूर उठाते हैं। और वो क्या है? वो है आपके आलोचक रामविलास शर्मा। इनकी एक पुस्तक है भाषा और समाज। ये जो पुस्तक है आलोचक रामविलास शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, ये कहते हैं कि ये जो हिंदी शब्द है ना, कि आप ये कहते हैं कि ये ईरानियों की देन है या फारस से आया है। वो इस बारे में कहते हैं कि अगर ये बात ठीक है, और क्यों कहा गया, ईरानियों ने क्यों कहा गया? क्योंकि ये कहा जाता था कि ईरानी जो लोग थे, ईरान के जो लोग थे, यानी जो फारसी लोग थे, वो सा का हा बोलते थे, है ना। सिंध का हिंद तभी तो होगा, है ना। अगर हम सिंध का इस सा की जगह हा कर देंगे तो हिंद हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं, भाषाविद जो भाषा के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि ईरान वाले जो लोग हैं वो हा का, यानी जो सा है सिंध का, उसको हा पढ़ते थे, और इस तरीके से ये जो सा हा होने के कारण हिंद हो गया। ठीक है, और इसीलिए वो यहाँ के लोगों को हिंदू या हिंदुई या हिंदी कहने लगे। ये बात एक सामान्य सा मत है। पर रामविलास शर्मा कहते हैं कि अगर ऐसा होता, इस आप पुस्तक को जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप अगर इसके पेज नंबर 78 को देखेंगे तो वहाँ पर रामविलास शर्मा ये बात करते हुए आपको दिखाई देंगे कि अगर ईरान वाले लोग सा का हा बोलते थे, तो फिर सवाल ये उठता है कि उनके यहाँ तो सा के बारे में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि वहाँ पे साल है ना, सादगी है, साज है। ये शब्द कैसे हैं? ये ईरानी शब्द हैं, सब फारसी शब्द हैं। तो जब ये कहते हैं कि अगर वहाँ पे साल बोला जा सकता है, उनको साल बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या उनको नहीं हो रही है साल बोलने में, उनको सादगी बोलने में कोई समस्या नहीं है, तो सवाल फिर ये उठता है ना, साज भी है उनके यहाँ पर, सागर है, कितने सारे शब्द हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे। वो सामान शब्द का प्रयोग करते हैं। सब्जा, जैसे हम सब्जा शब्द का प्रयोग वहाँ आपको मिलता है। सिफारिश मिलेगा, सिफारिश मिलेगा। तो ये जो शब्द है ये सब कैसे हैं? सिपाही भी कहाँ का शब्द है, जिसे आज हम खूब बोलते हैं सिपाही, ये सिपाही कहाँ का शब्द है? तो सिपाही भी शब्द जो है आपका फारसी का ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फारसी में इतने शब्द हैं, साल है, सादगी है, साज है, सागर है, सामान है, सब्जा है ना, सिफारिश है, सिपाही है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर उन लोगों को सिंध कहने में ही इतनी समस्या क्यों थी कि उनको हिंद कहा है? ठीक है, तो ये प्रश्न उठाते हैं रामविलास शर्मा, और वो पूरा
आप उसे विस्तार से अगर देखना चाहें तो मैंने वो आपको पुस्तक का नाम बता दिया, भाषा और समाज, रामविलास शर्मा की, और पेज नंबर भी है कि आप 78 है ना, इन 79 80 ये पेज अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से, वो कहते हैं कि ये जो हा का जो लगाव है ना, हा का लगाव तो हमारे भारत में दिखाई देता है। वो कश्मीर की बोलियों की बात करते हैं, वो आसाम की बोलियों की बात करते हैं, है ना। वो ब्रज भाषा में भी कुछ उदाहरण देते हैं कि ब्रज भाषा ही एक ऐसा, जैसे हम कृष्ण शब्द का कान्हा कर देते हैं, है ना। कृष्ण का कान्हा यानी साका हा में रूप बदल जाता है, वो थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन अगर वहाँ से आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके से हम उन सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो और जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में भी उन्होंने बात की है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो बाकायदा जो कश्मीरी भाषा है उसके बारे में बहुत विस्तार से जो बातचीत करते हैं भाषा के संदर्भ में। जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम जो लिंग्विस्टिक सर्वे के नाम से जो बहुत महत्वपूर्ण उनकी बुक है, और कहा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का काम भी भाषा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो यही कहते हैं कि जो कश्मीरी जो भाषा है, जो बोली है, वहाँ पर हा का बहुत ज़्यादा प्रयोग मिलता है आपको, और किसके स्थान पर मिलेगा, आपको सा के स्थान पर मिलेगा, है ना। तो वो प्रयोग आप अगर देखेंगे उस रामविलास शर्मा वाली वो बुक भाषा और समाज, आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। क्योंकि कश्मीर में शरद को क्या कहा जाता है, वहाँ पे हरुद कहा जाता है ना। तो शाकाहा यहाँ पे फिर हो गया, है ना। ऐसे ही शाख को क्या कहा जाता है, वहाँ पे हाक कहा जाता है ना। ससुर को हिसुर, ऐसे मूसल को मुहुल भी कहते हैं। मुहुल किसको कहा जाता है, मूसल को कहा जाता है। तो आप जब ये देखेंगे तो आप ये अनुमान लगाएंगे कि सा का हा तो हमारे यहाँ कश्मीरी में भी हो रहा है, ब्रज भाषा में भी हो रहा है ना। आसाम के बारे में तो ये कहा जाता है कि आसाम कहीं अहम का तो रूप नहीं है, यानी असम अहम का, यानी अहम से परिवर्तित रूप असम तो नहीं है। वो तो इस तरीके के प्रश्न उठाते हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखें कि रामविलास शर्मा भाषा और समाज बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ना। उस पुस्तक को आप जरूर एक बार देख सकते हैं। तो वो प्रश्न उठा देते हैं कि हिंदी के बारे में जो हम कहते हैं कि ईरान की देन है वो सा का, क्योंकि वो खुद कहते हैं ना कि अगर वो सा नहीं बोल पाते ईरानी तो फिर उनके यहाँ साज नहीं होता, सागर नहीं होता, सामान नहीं होता, सिपाही नहीं होता, फिर ये शब्द कैसे आ जाते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि जो शब्द अरबी से आए हैं फारसी में वो भी हैं वहाँ पर, वो भी सा की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, बोले जाते हैं वहाँ पे। यानी जो फारसी में शब्द अरबी से आए हैं वो भी उसी तरीका के हूबहू आए हैं, मतलब अपने सा के रूप में ही आए हैं। जैसे साजिदन, साजिदन माने बनाना, किसी चीज़ को बनाने की जो क्रिया है उसको साजिदन कहा जाता है। तो ये फारसी में भी मिलता है ना। सरगना मिलता है, सईदन मिलता है। तो ये जो शब्द हैं, या सिफारिश, तो ये जो शब्द हैं अरबी से भी जो शब्द आए हैं फारसी में वो भी फारसी में सा के रूप में ही उपलब्ध हैं। तो फिर यही सवाल होता है कि अगर ईरान वाले लोगों को अपने भाषा में सा का प्रयोग हा करने में दिक्कत नहीं हो रही थी तो फिर इस सिंधु को वो हिंदू क्यों कह रहे थे, है ना। ये प्रश्न आपको बार बार उठाने की बात रामविलास शर्मा के यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो वो निष्कर्ष उस तरीके से पूरा नहीं देते हैं, लेकिन वो प्रश्न जरूर खड़े करते हैं और इस पर सोच विचार करने के लिए मजबूर करते हैं कि हिंदी वास्तव में क्या ईरानियों ने ही सिंधु को हिंद कहा है। ये सा की जो समस्या है वो हाँ बोल देना रामविलास शर्मा को तो ईरानियों में नहीं दिखाई देती है, ठीक है। ये दोनों ही बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यही है, आपको खैर ऑप्शन में तो यही आएगा जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि हिंदी शब्द किसकी देन है, तो आपको ईरानियों के बारे में ही लिखना है। लेकिन जब आपको उसके बारे में कुछ ज़्यादा विस्तार से समझना हो, है ना, कोई विचार विमर्श करना हो, तो रामविलास शर्मा की उस मान्यता को आप अलग करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास शब्द की बात कर ली हमने, हिंदी शब्द की बात कर ली। जब इन दोनों की बात हुई है तो हम साहित्य पे भी बात कर लेते हैं, है ना।
ताकि हम सारे शब्दों को समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साहित्य शब्द क्या है ना? साहित्य शब्द को अगर हम अलग करें है ना, तो क्या निकलेगा? ये शब्द भी देखिए संस्कृत का है, मूलतः तो शब्द संस्कृत का ही है ना? संस्कृत भाषा में प्रयोग होता था। लेकिन इस शब्द की अगर व्युत्पत्ति की बात करें, हम इसके निर्माण की बात करें, तो ये साहित्य में जो साहित्य शब्द है उसमें क्या रहता है? यत प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक है, साहित्य में ये जो यत प्रत्यय है इसके योग से ये शब्द बना है। ठीक है, तो साहित्य हमारा साहित्य धन यत से बना है। क्या मतलब होगा फिर इसका? तो इसका मतलब तो यही निकलना चाहिए कि शब्द प्लस अर्थ का सहित भाव, यानी जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का यथावत सहभाव हो, दोनों अपने बराबर मात्रा में अपना योगदान देते हों, अर्थात दोनों साथ साथ हों। साहित्य का तो मतलब फिर यही है, साहित्य धन यत का, तो कि शब्द और अर्थ अपने यथावत सहयोग से जितना जिसकी आवश्यकता है उस रूप में सहयोग करते हुए एक साथ हों, तो शब्द और अर्थ मिल गए। तो फिर सवाल ये होता है ना, कि शब्द और अर्थ के हिसाब से तो बहुत विस्तार रूप लिया जाता है ना। तो इसमें तो आप बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। जो भी कुछ आप लिख रहे हैं, क्या वो सब साहित्य हो जाएगा? मानो एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बहुत सुंदर चित्र बना हुआ है, उस पर बहुत अच्छी चित्रकारी है, रंगकारी है, उस पर अंक भी लिखे हुए हैं, है ना, उस पर शब्द भी लिखे गए हैं, है ना, और वो अर्थ भी देता है, और तो और वो कल्याणकारी भी है, क्योंकि ये कहा गया ना कि साहित्य कल्याणकारी होगा, जो हित की बात करेगा। तो वो उस रूप में भी, तो यानी कि अंक भी है, शब्द भी है, अर्थ भी है, चित्र भी है, और वो कल्याणकारी है गरीबों के लिए। तो ऐसा क्या होता है, जो पैसे होते हैं, जो नोट होता है, वो तो सारी चीज़ों को समाहित किया हुआ होता है। तो क्या हम नोट को भी साहित्य कहते हैं? फिर सवाल वहीं उठ जाता है। तो कहते हैं कि सिर्फ कल्याणकारी भाव हो, शब्द और अर्थ हो, यही साहित्य नहीं होता, है ना। साहित्य को होने के लिए ना कि कई सारी चीज़ें, वो कई सारे रूप उसमें होने चाहिए, तभी जो है हम साहित्य का अर्थ समझ सकते हैं। मतलब कि जब साहित्य को शब्द और अर्थ के सहित भाव से क्या किया जाए, यानी साहित्य का मतलब कल्याणकारी भाव से लिखा जाए, ठीक है, वो साहित्य है। और साहित्य का जो प्रयोग है, इस साहित्य शब्द का प्रयोग जो हमें 7वीं सदी से दिखाई देने लगता है, और ये संस्कृत के रूप में ही, जो 7वीं 8वीं सदी है, वहाँ से हमें ये साहित्य शब्द का जो प्रचलन है वो दिखाई देने लगता है। और किस रूप में दिखाई देता है साहित्य शब्द का प्रचलन? ये हमें काव्य शब्द के समानार्थी, है ना, जो काव्य शब्द है उसके समानार्थी रूप में, उसके समान या उसके पर्यायवाची के रूप में, एक प्रकार से उसकी के समांतर, बिल्कुल काव्य के समांतर रूप में ही हमको साहित्य शब्द समानार्थी रूप में ही आपको दिखाई देता है। यानी काव्य और साहित्य दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर प्रयोग हो रहे थे, एक दूसरे के लिए उपयोग के लिए प्रयोग होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन सवाल यह है कि जो साहित्य शब्द है ना, वो सिर्फ आगे चल के क्या हुआ, विस्तार लेने लगा, उसका रूप विस्तार हो गया, और काव्य का रूप जो है वो संकुचित होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि जो साहित्य है उसके लिए तो हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करने लगे, कहानी हो गई, निबंध हो गई, यानी जो गद्य रचनाएं भी थीं उनको भी हम साहित्य में समाहित करने लगे, इसलिए साहित्य शब्द का विस्तार होने लगा। लेकिन काव्य शब्द जो है वो संकुचित होने लगा, वो एक विशेष प्रकार की जो
प्रणाली है काव्य की, यानी जो कविता लिखना है, कविता के लिए ही सिर्फ मात्र काव्य शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो इसी आधार पर साहित्य शब्द विस्तार के साथ अपना अर्थ विस्तार करता गया। पहले तो प्रयोग हुआ था काव्य के समानांतर, लेकिन बाद में काव्य तो संकुचित अर्थ में रह गया और साहित्य ने जो है अपना रूप विस्तार कर लिया। यहाँ तक कहते हैं कि साहित्य ने, चाहे तो ज्ञान साहित्य हो चाहे भावनात्मक साहित्य हो, दोनों ही। ज्ञान साहित्य का मतलब यानी वो पुस्तकें, वो रचनाएं जो ज्ञान विज्ञान से संबंधित हैं, है ना, और भावना जो यानी जो हमारे भाव हैं उनसे संबंधित जो भी जुड़ा हुआ है, भावना का साहित्य और ज्ञान का साहित्य, ये दो रूप और विद्वानों ने बांट कर देखने की कोशिश करी, जिसमें डी क्विंसी का नाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो यही बताते हैं कि इस प्रकार से हमें साहित्य के भी, क्योंकि साहित्य में सब कुछ समा गया ना, उसमें विज्ञान की पुस्तकें भी आ गई, है ना, उसमें भावना की जो यानी जो भावनाओं से यानी जो फीलिंग से जुड़ी हुई हमारे जो संवेदनाएं हैं उनसे जुड़े हुए भावों से संबंधित जो भी लेखन हो रहा था वो भी सब साहित्य में समा गया। तो डी क्विंसी यही कहते हैं कि एक तो जो समुच्चा ज्ञान है ना, तो एक तो ज्ञान का साहित्य हो गया जो विज्ञान से संबंधित है, जो हमारे सीखने से संबंधित है ना। दूसरा हमारा भावनाओं का साहित्य है। तो ज्ञान का साहित्य तो हमेशा क्या होगा, आपको कुछ सिखाना होगा, इसका लक्ष्य हमेशा क्या रहता है, ये कुछ आपको सिखाता है। और जबकि भावना का साहित्य जो है हमारा, आपकी भावनाओं को लक्ष्य करके, आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को जगाने की कोशिश करता है ना, कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है, कुछ उपदेश देता है ना। ठीक है, तो आपको अब तथ्य और उपदेश तो मुख्य रूप से आपको ज्ञान के साहित्य में दिखाई देंगे, है ना। और भावना के साहित्य में आपको क्या दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा दिखाई देगा आपको कला या सौंदर्य दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो सौंदर्य कला की बात तो भावना के साहित्य में होगी और ज्ञान के साहित्य में आपको तथ्यों की बात, जानकारी की बात दिखाई देगी। इस तरीके से देख सकते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि साहित्य कैसे विस्तार लेता हुआ चला गया। और फिर आचार्य भामा हुए। भामा ने पहली परिभाषा साहित्य के बारे में दी कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, है ना, शब्दार्थो सहितो काव्यम, है ना। तो ये जो परिभाषा है ये भामा की है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थों सहित काव्यम की जो परिभाषा दी है वो भामा ने कि शब्द और अर्थ के सहित भाव को ही हम काव्य कहते हैं। इसीलिए फिर आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, है ना। पंडित जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। फिर दंडी ने भी कह दिया कि, है ना, दंडी की वो परिभाषा है कि काव्य शोभा कराम धर्मान अलंकार प्रचथ्यते, है ना। वामन कहते हैं रीति काव्य आत्मा। तो बहुत सारे फिर विद्वान होते गए संस्कृत में जिन्होंने इस तरीके की काव्य की परिभाषाएं दी हैं कि काव्य क्या है ये बताने की कोशिश की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो जो महत्वपूर्ण कहते हैं कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है ना। तो वो फिर घूम से जो साहित्य है वो कविता की तरफ आने लगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। तो इस तरीके की हमें बहुत सारी परिभाषाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो बाद में हम देखेंगे जब साहित्य की परिभाषाएं जब हम काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम इन कितनी सारे 3 शब्दों पर हमने बहुत विस्तार से बातचीत की है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी वो जो एक भाषा के तौर पर, है ना, कहाँ से शब्द आया, कौन सी ये भाषा है। अगर हम भाषा की बात करेंगे तो हिंदी का भाषा का विकास जो है वो तो ऐतिहासिक रूप से संस्कृत से आया है ना। तो जब संस्कृत के भी 2 रूप हैं, एक तो वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक है। उसके बाद हमारी पाली का आता है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आती है हिंदी। यानी हिंदी में भी ये कहा जाता है कि जो हमारी लोक भाषाएं, है ना, आधुनिक भारतीय भाषाएं जिनको हम कहते हैं लोक भाषाएं, वो वहाँ से हिंदी का सोर्स यानी अपभ्रंश
का जो रूप है वहाँ से आपको हिंदी का स्वरूप आपको दिखाई देगा। हिंदी के भी फिर 5 उपभाषाएं हो जाती हैं, 18 बोलियाँ हो जाती हैं, वो फिर हम आगे से जब भाषा पढ़ेंगे उस संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो यानी हिंदी का साहित्य, इतिहास, ठीक है, ये हमने अब तक चीज़ों को बहुत विस्तार से ये चीज़ें हो गई, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी आरंभिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। शुरू में हम ये तो समझें कि आखिर ये क्या है और क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि हिंदी शब्द को लेकर रामविलास शर्मा की जो मान्यता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न वो उठाते हैं वो सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं, क्या हम उसी तरीके से, उसी दृष्टिकोण से पढ़ते रहें या नए तरीके से सोचें। ठीक है, तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति ऐसा माने निश्चित ही, आस्था, ठीक है, ये हमने बात की। अब देखिए, ये जो आपका हिंदी साहित्य है, ये जो इतिहास है, इतिहास की अगर हम परंपराओं की बात करें, है ना, इतिहास की, तो वो गारसा दत्तासी से शुरू होती है, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा, इतिहास लेखन की परंपरा। पर यह है कि थोड़ा सा हम इतिहास की परिभाषा देख लेते हैं कि इतिहास आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है? हेरोडोटस, ये हेरोडोटस नहीं होगा, हेरोडोटस होगा। ठीक है, तो ये डा यहाँ होगा, टा पीछे होगा, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। तो ये जो हेरोडोटस हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये विश्व इतिहास के जनक हैं, है ना, इतिहास के जनक हेरोडोटस। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को, इतिहास का पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है। इनके द्वारा एक रचना लिखी गई, हिस्टोरिका, बहुत महत्वपूर्ण है ये पुस्तक, और हिस्टोरिका को ही प्राचीनतम पुस्तक इतिहास की कहा जाता है। ठीक है, और हेरोडोटस ने इस पुस्तक में एक युद्ध है, उस युद्ध को आधार बनाकर पूरी रचना की है। ठीक है, तो उस युद्ध की घटना आपको हिस्टोरिका में मिलेगी। क्या कहते हैं वो इतिहास के बारे में? कहते हैं, हेरोडोटस कहते हैं कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। जो भी सत्य घटनाएं हैं, अगर हम उसका सिस्टमेटिकली क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं तो वही क्या है, हमारा इतिहास है। जो भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, है ना, ट्रू घटनाएं, विशेष जोर दे रहे हैं वो कि ट्रू घटनाएं होनी चाहिए, सत्य घटनाएं होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। काल्पनिक घटनाओं की बात नहीं की जा रही। इतिहास में हम बिल्कुल बात करेंगे सत्य घटनाओं के ऊपर जो वास्तव में घटित हुई हैं। ठीक है, कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। तो ये बात हेरोडोटस अपने परिभाषा में, इतिहास की परिभाषा के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कर्नल जेम्स टॉड, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और ठीक है, हेरोडोटस जो हैं वो आपके, अगर इनका समय अगर हम देखें तो ये आपको 484 ईसा पूर्व, है ना, 484 ईसा पूर्व से, और संभवतः जहाँ तक मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ या मैं सोच पा रहा हूँ तो वो 424 का वो जो समय जहाँ इनका निधन हो रहा है, यानी 484 से लेकर 424 जो ईसा पूर्व का जो समय है, वहाँ 484 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है, 424 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये यूनान के ग्रीक, है ना, ग्रीक के थे। ये पर्सिया जो साम्राज्य है, यानी जो ईरान वाला जो साम्राज्य था, उसी का विस्तार में, उसी में उस वक्त ग्रीक था, ये वहीं पे थे। और वर्तमान जहाँ इनका जन्म हुआ, ये वर्तमान तुर्की में कोई जगह है, वहाँ पर इनका जन्म स्थान ठहरता है। तो हेरोडोटस जो है वर्तमान तुर्की में जन्म स्थान इनका ठहरता है, और ग्रीक भाषा और में इन्होंने, हेरोडोटस ने काम किया था। ठीक है, ग्रीक भूगोलवेत्ता या हिस्टोरियन, इनको हम इतिहासकार या भूगोलवेत्ता, ज्योग्राफर कहते हैं। ठीक है, हेरोडोटस को। अब हम कर्नल जेम्स टॉड के बारे में बात करें तो कर्नल जेम्स जो हैं, ये 1782 में इनका जन्म हुआ है और 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह है, इनको माना गया कि ये राजस्थान इतिहास लेखन के पितामह हैं। जब भी राजस्थान की बात आएगी हिस्ट्री के संबंध में, आपको कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आपको ज़रूर विचार करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप करंट अफेयर या जनरल नॉलेज के हिसाब से, जीके के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। हिंदी में तो जब आप, क्योंकि आदिकाल की बात करेंगे
तो आदिकाल में रासो साहित्य की पूरी बात होगी, और रासो साहित्य या डिंगल शैली की जो पूरी बात है ना, डिंगल पिंगल शैली की, ये सारा आपको राजस्थानी साहित्य से संबंधित मिलेगा। तो तब आप कर्नल जेम्स टाइट के बारे में बात जरूर होती है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि इनका नाम और जो काम है वो इतिहास और यात्रा वृत्तांत दोनों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों के जो विद्वान हैं, इतिहास पे काम करने वाले और यात्रा साहित्य पे काम करने वाले विद्वान, बड़े सम्मान से इनका नाम इस क्षेत्र में लेते हैं। दूसरा, राजस्थान इतिहास के जनक जेम्स टाइट को माना ही जाता है। ये तो हम पहले ही 2 बार लिख गया है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है, ये इंग्लैंड के निवासी थे, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी और भारतविद थे। भारत के बारे में अच्छा खासा जानते थे, तो ये भारतविद थे। और 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। और कहाँ आए? उदयपुर में आए। इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान के इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की एवं इंग्लैंड में जाकर 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसे हम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया की रचना भी कह सकते हैं, कि रचना की। और इसी रचना में सबसे पहली बार सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो यहीं आपको दिखाई देगा। राजस्थान शब्द का प्रयोग आपको इसी रचना में दिखाई देगा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कर्नल जेम्स टाइट के बारे में बात है। और जो मुख्य बात जो थी, जिसके लिए हम इनको पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, वो है इनकी परिभाषा। ठीक है, इतिहास की इन्होंने क्या परिभाषा दी है? तो इतिहास की परिभाषा में इन्होंने कहा कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन करना ही इतिहास है ना, कि अतीत की जो घटनाएं हैं उनका वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। तो देखिए, इतिहास अब धीरे धीरे अतीत से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमारा वर्तमान सिनेरियो क्या है ना, जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, उसके संदर्भ में ही हम इतिहास की अब बात करने लगे। कर्नल जेम्स जो हैं कि अतीत की घटनाएं, क्योंकि भाई हम इतिहास को क्यों पढ़ें? इतिहास तो अतीत में जो भी कुछ, यानी अतीत में जो पीछे गुजर गया उस चीज़ को हम क्यों देखें? तो हम इसीलिए देखते हैं कि अतीत में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, या जो भी हमसे जो हमें नहीं होनी चाहिए थी, उनसे हम सीखते हैं। वर्तमान में हम किसी समस्या से कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि अतीत में क्या हुआ था, जब कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति ऐसी आई थी, उसमें किसी ने क्या किया था, उस सब को समझते और जानते हुए वर्तमान में उस समस्याओं से कैसे निकला जा सकता है और अतीत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इतिहास हम यही पढ़ते हैं। हम पढ़ते तो पीछे हैं, है ना, अतीत में, लेकिन असल में हम वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में, पैर हमारे वर्तमान में होते हैं और हम भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमारा भविष्य कैसे बेहतर हो। इसीलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आपके जो हैं कर्नल जेम्स की बात हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम वेद व्यास ने महाभारत में क्या लिखा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इच्छु, यानी अगर हम इसका संधि करके तोड़ेंगे, धर्म है ना, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा से उपदेश सम्मति पूर्व व्रत सत्य व्याख्यान इतिहास समुच्यते, है ना, कि जो भी कुछ उपदेश है, सम्मित उपदेश है, वो धर्म के अनुसार हो, कर्म के अनुसार, है ना, धर्म कर्म काम मोक्ष, इस सब से संबंधित जो पहले का व्याख्यान है, सत्य घटनाओं का जो व्याख्यान है पहला, वही क्या है? हमारा पूर्व व्रत सत्य व्याख्यानम, जो पहले किया गया है पूर्व व्रत सत्य व्याख्यानम, वही समुच्चय इतिहास, वही सब कुछ क्या है? इतिहास है। ये आपका वेदव्यास जी ने इतिहास के संबंध में लिखा है। ठीक है, इसके बाद हमारे चार्ल्स डार्विन, विकासवादी सिद्धांत, जानते हैं, विकास की बात करते हैं पूरा, कि इंसान का जो विकास है वो बंदर से हुआ है, वो उसी थ्योरी के हिसाब से, यानी ये विकासवादी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तो इनका इतिहास का दर्शन भी विकासवादी होगा। इन्होंने इतिहास की जो परिभाषा दी है वो विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। क्या कहते हैं ये? कि सृष्टि का बाह्य विकास, यानी जो सृष्टि का बाह्य विकास है, जिसे हम देख पा रहे हैं सारे सृष्टि का, उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। उसके भीतर क्या चल रहा है, उसी का बाहरी परिणाम है। यानी अगर हम इसे साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीके से समझें, तो हमारी जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो संरचना है, कौन सी संरचना? बाहरी संरचना जो है वो आंतरिक संरचना या डीएनए, जिसको हम अगर कह दें, डीएनए का ही परिणाम है। हमारा शरीर कैसा बनेगा, ये हमारे डीएनए पे
निर्भर करता है। ये मोटे मोटा हम विज्ञान की तरह समझ रहे हैं, वो वही यही कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि का जो वह विकास हमें दिखाई दे रहा है वो उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं और हम जानते हैं कि विज्ञान हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ सिखाता है, वो है इसका कारण कार्य संबंध। विज्ञान की यही तो खासियत है कि वो हमको ये बताता है कि किसी भी चीज़ का कोई ना कोई कार्य कारण संबंध होगा। अगर कार्य कारण संबंध नहीं है तो वो, यानी जब तक कोई कार्य हो रहा है, कोई घटना घटित हो रही है, तो उसके पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा। यानी धुआं है तो आग होगी, अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो धुआं का परिणाम ये है कि वो आग की वजह से है। तो यही विज्ञान का क्या है, कार्य कारण संबंध है। ठीक है, क्योंकि देखिए सवाल अगर आप इस हिसाब से सोचते हैं कि भाई ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर तो विचार करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। बाकी तो फिर हर चीज़ जो है इतिहास भी ईश्वर की देन है, सारी चीज़ें ईश्वर की ही देन हो जाती हैं, फिर बात खत्म हो जाती है ना। उस तरीके से हम विचार नहीं कर रहे हैं। हम तो, हमारा उद्देश्य किसी को, कोई अगर धार्मिक व्यक्ति है उसे ये लग रहा है कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो हम, क्योंकि हम शिक्षा के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान को केंद्र में रखकर अध्ययन कर रहे हैं, तो हम विज्ञान की तरह ही सोचेंगे, हम धार्मिक दृष्टि से विचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, बिल्कुल सही बात है, विज्ञान तो यही कहता है। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। तो ये जो चार्ल्स डार्विन हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम समझ पा रहे हैं कि जो भी कुछ घटित हुआ है, अब देखिए ये थोड़ा सा डीप जाते हैं, इनकी परिभाषा थोड़ी गहराई में उतरती है कि आप सीधी सीधी घटना जो घटित हुई है उसे मोटा मोटा मत देखिए, ऊपरी तौर पे मत देखिए, बल्कि उसके क्या क्या कारण थे, यानी आप उसका बहुत विस्तार से आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें कि ये सब हुआ क्यों, किस तरीके से घटित हुआ। यानी आपको कारणों को भी जानना होगा कि ऐसी घटना क्यों घटित हुई, है ना। तो ये सिर्फ बाहरी चीज़ों की बात नहीं कर रहे कि कोई युद्ध हुआ था, जैसे कि हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, है ना, तो 1800 से कोई कह दे कि 1857 में क्रांति हुई, तो ये तो बाहरी रूप। अब क्यों हुई, किस प्रकार हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये सारी चीज़ें हम जब समझेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इस इतिहास का आंतरिक कारण जानने की, यानी उस विकास प्रक्रिया को जानने का तरीका होगा। ठीक है, तो हमारे जो चार्ल्स डार्विन हैं ये विकासवादी सिद्धांत की तरह इतिहास की परिभाषा देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये विकासवादी हैं, विकास पे इनका बहुत जोर था, तो इसीलिए इनकी परिभाषा भी विकासवादी आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब हम पांचवें विद्वान हैं हिप्पोलिट एडोल्फ तेन, है ना, फ्रांस के हैं, फ्रेंच विद्वान हैं। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन करने में, इसका उच्चारण करने में कोई गलती हो रही हो, तो क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, हमारा बोलने का तरीका हिंदी का प्रभाव है, क्योंकि भाषा पे प्रभाव अपनी, है नहीं, हमारा जो अपनी संस्कृति होती है, अपने जो कल्चर होता है, अपनी जो हमारी भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, वो सब हमारी भाषा पे प्रभाव डालती हैं, और इसीलिए हम अपनी भाषा में ज़्यादा सही उच्चारण कर पाते हैं। दूसरी भाषाओं में सीखा जाता है, सीखना चाहिए सबको। हो सकता है यहाँ मेरी ये समस्या रही हो कि मैं ना सीख पाया हूँ ढंग से, लेकिन फिलहाल हम इतना ही देखते हैं कि एडोल्फ तेन जो हैं ये 1828 ईस्वी में इनका जन्म है, 1893 में इनकी मृत्यु है। यानी आप देखें तो 1857 की जो क्रांति है इनके दौर में ही हो रही है। भारतेंदु का पूरा जीवन काल आप देख सकते हैं इसमें समाहित हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु हमारे 1850 में जन्म लिया और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई, मात्र 35 वर्ष की आयु में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तेन महोदय हैं कि भारतेंदु के दौर के समय में आप इस तरीके से थोड़ी तुलना करके याद रख पाएंगे कि ये कब के हैं। ठीक है, इनको जैसे कि हमने अभी देखा कि जो हेरोडोटस थे उनको विश्व इतिहास का जनक माना जाता है, वैसे ही आधुनिक इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का अगर किसी को जनक माना जाता है वो तो एडोल्फ तेन को ही माना जाता है। ठीक है, और ये विधेयवादी पद्धति के जनक हैं। ठीक है, विधेयवादी पद्धति का मतलब क्या है? देखिए, विधेयवादी जो पद्धति है ये एक ऐसा दर्शन है जिसमें तार्किक और गणितीय पद्धति तथा ऐन्द्रिक अनुभवों को आधिकारिक ज्ञान के अनन्य स्रोत के रूप में देखा जाता है। यानी हम सारा कुछ, सारा स्रोत, ये कह रहे हैं हम सोर्स किस में देखें, क्या सोर्स है हमारे लेखन का। यानी विधेयवाद ये कहता है कि हम जब सोर्स देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ें हों किसी चीज़ को जानने की, तो पहले होना चाहिए हमारे पास तर्क, यानी कोई रीज़न होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फिर ये कहते हैं कि कोई
गणितीय पद्धति हो, यानी उसका कोई सिस्टमैटिक क्रम होना चाहिए, कोई क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि उसके कोई ऐन्द्रिक अनुभव हो। ऐन्द्रिक अनुभव का मतलब हुआ कि जो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे द्वारा अनुभव किया गया ही कोई अनुभव हो, तभी हम उसको उस विधेयवाद के दर्शन के अंतर्गत देख पाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये दर्शन शास्त्र और काव्य के बीच की कोई आधुनिक बहस की परिणति है। ये कहा गया कि ये दर्शन शास्त्र और काव्य के बीच की कोई बात है, कोई बहस है, जो हमें विधेयवाद कहलाता है। ठीक है। तो इन्होंने इतिहास लेखन में 3 बातों की बात की है। तो पहले ये जाति की बात करते हैं, है ना। तो जाति की बात में एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो जाति है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जाति का क्या है जाति? देखो रामविलास शर्मा, देखो आप इसे जाति शब्द को किसी धर्म विशेष या जो हमारे समाज में प्रचलित जातियां हैं उससे न जोड़ें। ये जाति एक प्रकार से इसकी जो अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि जैसे हिंदी जाति का उन्होंने प्रयोग किया है कि ये जो हिंदी जाति है ना, ये कोई नस्ल है ना, या कोई बिरादरी है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक राष्ट्रीयता है यानी जैसे हिंदी अगर जाति की बात करेंगे तो वो भारत की बात करेंगे, भारत की जाति है ना। जैसे वो चीनी अगर जाति की बात कर रहे हैं तो चीनी भाषा की बात है वो, यानी चीन के लोगों की बात है ना। अफ्रीकी जाति की बात है तो वो, यानी ये राष्ट्रीयता को केंद्र में रखकर देखते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है तेन महोदय ने एक प्रकार से इतना तो हम समझ सकते हैं कि समूह विशेष के लिए किसी विशेष प्रकार की जातीय, है ना, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाले, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक सीमा के अंतर्गत कुछ लोगों के लिए आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं उस दौर में, क्योंकि ये जब समय है ये 1828 के बाद का उस दौर में लिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि वातावरण, यानी वो जो समूह है, वो जो लोग हैं, वो जो जाति है, उनका वातावरण कैसा है, उनके आसपास का वातावरण कैसा है। मतलब वातावरण से मतलब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है ना, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी है ना, उनकी सांस्कृतिक स्थिति क्या है। ये सभी उनका वातावरण उस समय की स्थितियों को बता देगा कि उस समय का समाज का वातावरण पूरा कैसा है। ठीक है। फिर ये क्षण की बात करते हैं, यानी उस समय की बात करते हैं कि वो समय एरा कैसा है, वो खुद अपने आप में वो समय किस तरीके से घटित हो रहा है। तो ये 3 वाक्य आपको, 3 शब्द आपको तेन के महोदय के बारे में, अडोल्फ तेन के बारे में ध्यान रखना है कि जाति, वातावरण और क्षण, ये इन 3 बातों पर बहुत विशेष महत्व देते हैं। क्या परिभाषा है इनके इतिहास के बारे में कि किसी जाति विशेष का वातावरण विशेष से प्रभावित, किसी जाति विशेष की वातावरण से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियां एवं घटनाओं का विशेष क्या है, इतिहास है। तो वही बात आ गई, जाति आ गई, वातावरण आ गया, क्षण विशेष आ गया। इन सब में जो भी कुछ निर्मित होंगी, जो भी प्रवृत्तियां निर्मित हो रही हैं, या जो भी घटनाएं, विशेष घटनाएं जो घटित हो रही हैं, जिनका कोई प्रभाव है समाज पर, या जिनसे समाज में कोई, यानी वो उस समय में घटित घटनाएं समाज को वाकई बहुत बहुत विशेष रूप से प्रभावित कर रही हैं, वही क्या है, हमारा इतिहास है। ये आप एडोल्फ तेन के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखें थॉमस कार्लाइल। ठीक है। 1795 से 1781, ये क्या कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांत यानी उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देता है। इतिहास क्या है, एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा दर्शन है जो हमें एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से क्या करता है, एजुकेशन यानी हमें शिक्षा देता है। तो वही बात जो हम पहले देख रहे थे कि भाई कोई घटना घटित हो रही है तो हम उसको, उसका महत्व क्या है हमारे लिए, है ना। तो हमारे लिए तो यही महत्व है ना कि हम उससे, अतीत से ये सीखें कि हम अपने वर्तमान की समस्याओं को कैसे निपट सकें, अपनी वर्तमान की समस्याओं से कैसे उनसे निकल सकें, और भविष्य को हम कैसे बेहतर बना सकें। यही हमारे इतिहास का मतलब होता है अध्ययन करने का। ठीक है। सातवां विद्वान हमारे जो परिभाषा है वो देख सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास, यानी जो हमारी अभिरुचियां हैं, यानी जो हमारे मन के जितने भी अभिरुचियां हैं, यानी जब कहते हैं ना आपकी एक प्रकार से जो हमारे
मनोरंजन के साधन हैं, हमारे जो आनंद की वस्तु हैं, यानी हमारी जो हॉबीज़ हम जो जिनको कह रहे हैं, है ना, जो हम चाहते हैं, अभिरुचियाँ हैं, कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है। अब ये साहित्य इतिहास पे आ गए सीधे, है ना। तो साहित्य इतिहास क्या है? ये हमारी बदलती हुई अभिरुचियाँ। कैसे? ये देखिए, आदिकाल, आदिकाल की अभिरुचि क्या है कि राजा हैं, राजाओं को युद्ध प्रिय है। क्यों वो युद्ध प्रिय है? क्योंकि वो अपना साम्राज्य का विस्तार चाहते हैं। राजाओं के यहाँ पे दरबारी कवि हैं। दरबारी कवियों को क्या प्रिय है? राजा की प्रशंसा। किस लिए? कि उनको पैसा प्राप्त होगा, धन, तभी तो उनको धन की प्राप्ति होगी अगर वो राजा की प्रशंसा करेंगे, उनके युद्धों का वर्णन करेंगे, उनके बारे में अच्छी अच्छी व्याख्या करेंगे। क्योंकि जनता के बारे में, कि जनता भूखी मर रही है, इस बारे में अगर कोई कवि रचना करने लगा तो राजा तो उसको कहेगा कि आप इस तरह की कैसी कविता कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ तो ये राजाओं का दौर है, लोकतंत्र का तो दौर है नहीं, राजशाही है, तो आपको राजा की प्रशंसा करनी होगी। राजाओं को क्या पसंद है? युद्ध पसंद है ना। वो भोग विलास में डूबे हुए हैं, राजशाही में डूबे हुए हैं ना। तो वहां पर आपको देखेंगे तो युद्ध की बात मिलेगी या प्रेम कहानियों की बात मिलेगी, क्योंकि राजाओं को प्रेम हो रहे हैं। तो इस तरीके की वो अभिरुचियां हैं। तो आदिकाल में हमको उसी तरीके का रूप दिखाई देता है। भक्ति काल में देखेंगे कि हमें जनता जो है ईश्वर की तरफ जा रही है, ईश्वर जैसे चीज़ों की तरफ हमें भक्ति का स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो वहाँ के कभी उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। तो बदलती ऐसे रीति काल में अलग तरीके का विचार होगा, है ना। आधुनिक काल में अलग तरीके का एकदम से हो जाएगा। तो बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है। इसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है, यानी उस समय की आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं, इसी को केंद्र में रखकर हम साहित्य इतिहास लिखने का कोशिश करते हैं। इतिहास का यही संबंध डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। ठीक है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या देते हैं ये इतिहास की परिभाषा, है ना, इतिहास के बारे में, कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ, है ना, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। अब देखिए, प्रत्येक युग कोई इरा है, मान लेते हैं हम, ये समय है आपका 1900 लेके 1999 तक का समय मान लेते हैं, चलिए आप, है ना, ये समय मान लेते हैं। या फिर आप इसको 1800 से मान लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1899 तक का या 1900 तक का भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है। ये कोई समय है, ये युग है 100 साल का, है ना, ये 100 साल है। क्या कह रहे हैं वो, कि प्रत्येक युग का साहित्य, इस युग में लिखा गया साहित्य, इस 100 साल में लिखा गया साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का। अब यहाँ की जनता कैसे सोच रही है, तो देखिए, अगर हम इस समय को देखें तो इसमें इन दोनों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना तो 1857 की क्रांति है। ठीक है। ये 1857 की क्रांति क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास अंग्रेज हमारे भारत को लूट रहे थे। ठीक है। उनसे विद्रोह कर रहे हैं, हम उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है। यानी हमारा अंग्रेजों से सीधा संघर्ष 1857 के बाद तो लगभग शुरू हो जाए। 1850 के बाद, अगर 1850 से पहले का समय जो 50 साल है, अगर हम उसको सीधा संघर्ष ना माने अंग्रेजों के खिलाफ, तो 1857 के बाद तो अंग्रेजों से सीधा संघर्ष शुरू हो जाता है। और देखिए, इसीलिए 1857 तक या उससे आसपास कुछ रचनाएं हमें राज्य, है ना, राजभक्ति, सॉरी राज्य, है ना, राज्य या राजभक्ति की दिखाई देती हैं, यानी अंग्रेजों की प्रशंसा में भी दिखाई देती हैं कुछ रचनाएं। लेकिन बाद में क्योंकि हम अंग्रेजों के बिल्कुल विरोध में हैं, हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, तो देखेंगे देशभक्ति की रचनाएं हमको दिखाई देती हैं। ठीक है। तो वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियाँ, जैसा वो लोग सोच रहे हैं, जैसा उनका विचार मन में चल रहा है, जैसे उनकी चित्तवृत्तियाँ, उनका संचित प्रतिबिंब है इतिहास, है ना। जो हमारा साहित्य है वो संचित प्रतिबिंब है। यानी जिस प्रकार से हम किसी आईने के सामने खड़े हों और उसमें हमारा चेहरा दिखाई दे जाए, वैसे ही अगर हम किसी युग के साहित्य को पढ़ेंगे तो उस साहित्य में उस समय का चेहरा दिखाई देगा कि वो समय कैसा था। यही है संचित प्रतिबिंब, है ना। संचित मतलब छोटा, एक प्रकार से जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें सारी आ जाएंगी संचित रूप में, है ना। सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ जरूर उस समय की रही होंगी। तो प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है।
ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। जाहिर सी बात है प्रत्येक युग में बदलेंगी, क्योंकि 1800-1900 के बीच का जो समय है वो 1900-1999 के बीच का तो नहीं रहेगा। आज़ादी के बाद की कविता तो अलग तरीके की हो जाती है, साठोत्तरी कविता में तो कविता का दौर शुरू हो जाता है ना। तो साहित्य जिस प्रकार से ये चित्तवृत्तियां बदलती हैं वैसे ही साहित्य भी बदलता रहता है, कि ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं, और बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है ना। कि भाई परिस्थितियां बदली हैं तो वो चित्तवृत्तियां बदली हैं, तो क्या साहित्य में कोई परिवर्तन हुआ है, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। भाई छायावाद की कविता को प्रगतिवादी कविता से हम अलग इसी आधार पर तो कर पाते हैं क्योंकि वहाँ की चित्तवृत्तियां बदल रही हैं, स्पष्ट प्रभाव अलग दिखाई दे रहा है उन दोनों ही चीज़ों को। और इस चीज़ को अगर हम रेखांकित नहीं करते, इसको पॉइंट आउट नहीं करते, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो फिर हमारी साहित्य को समझने की कला या साहित्य को समझने की जो हमारी समझ है वो अभी उतनी विकसित नहीं हुई है। हम रचना के माध्यम से, क्योंकि भक्तिकाल की रचना जब हम पढ़ेंगे और रीतिकाल की रचना पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देना चाहिए। तो यही क्या है, और रीतिकाल का संबंध अपने समय से, रीतिकालीन रचना का संबंध अपने समय से है या नहीं है, इसी का सामंजस्य दिखाना इतिहास है। ठीक है, तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं थी, और इसमें जो है हम एक परिभाषा, एक आध दो परिभाषा की बात कर लें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभी नाम आप ले सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास के बारे में यही कहते हैं कि मानवीय प्रवृत्तियों की खोज जो है वो इतिहास है। बहुत छोटी सी परिभाषा है उनकी, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज क्या है, खोज इतिहास है। ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा इतिहास के संदर्भ में, इतिहास की परिभाषाओं के संदर्भ में बातचीत की है। साहित्य इतिहास की भी कुछ परिभाषाएं इसमें आ गई हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं थी या उनसे संबंधित कुछ जानकारी थी। बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, कल हम फिर कुछ और बातचीत करेंगे इतिहास से, हिंदी साहित्य इतिहास के संबंध में। तब तक के लिए आप सभी को, आप इसे बहुत ध्यान से देखें और समझें तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी।